सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकन दबाना न भूलें। इस कहानी के लेखक नसीरुद्दीन जी हैं। दिल्ली की एक शांत सुबह भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपनी बालकनी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। आमतौर पर खबरें उनके लिए सिर्फ जानकारी होती थी, लेकिन आज एक हेडलाइन ने उनकी नजर पकड़ ली। मुंबई के हॉकिंस हॉस्टल में युवक पर भूतों का बेरहम हमला, गर्दन और पेट पर मिले जानवरों जैसे खरोच के निशान। हम इंटरेस्टिंग मुंबई का हॉकिंस हॉस्टल। गौरव ने तुरंत अपना फोन निकालकर हॉकिंस हॉस्टल का फोन नंबर इंटरनेट से निकाला और डायल किया। हेलो, मैं गौरव तिवारी। क्या मेरी बात हॉस्टल के वार्डन के साथ हो सकती है? गौरव ने फोन पर बात करके उसने बैग पैक की और बिना वक्त गवाए उसने अगली ही फ्लाइट पकड़ी और शाम होते होते वो मुंबई की उस हॉस्टल में पहुंचे। हॉस्टल के गलियारे में अंधेरा था। वहां उनकी मुलाकात हॉस्टल के वार्डन गणपत काका से हुई। एक डरपोक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। साहब, आप दिल्ली से आए हैं, मैंने कहा था फोन पर, मत आइए। वो कमरा नंबर 306 वो शापित है साहब। काका जानोगे? नहीं तो मानोगे कैसे? और शापित कुछ नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे साफ किया जा सकता है। मुझे उस कमरे की चाबी दीजिए। चाबी साहब, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, प्लीज वहां मत जाइए। पिछले हादसे के बाद एक तांत्रिक ने आकर दरवाजा अभिमंत्रित धागे से बंद कर दिया। उसने कहा था, जो भी यह धागा तोड़ेगा उसकी जान नहीं बचेगी। मैं हाथ जोड़ता हूं साहब, वापस चले जाइए। काका, मैं यहां सच जानने आया हूं। अगर वह चीज इतनी खतरनाक है तो उसे रोकना जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी घटना दूसरे बच्चों के साथ भी हो? नहीं ना? तो चलिए मेरे साथ और दिखाओ मुझे वह कमरा। गणपत काका गौरव को उस कमरे की ओर लेकर गए। तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 306। दरवाजे पर लाल रंग का एक मोटा धागा बंधा था जिस पर सिंदूर और नींबू मिर्च लटके थे। गौरव ने दरवाजा खोला। गणपति काका वहां से निकल गए। कमरे में अजीब सी सड़न और सीलन की बदबू थी। गौरव ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई। कमरा बिखरा पड़ा था, टूटी हुई कुर्सी, फटी हुई किताबें। गौरव ने ईएमएफ मीटर और इंफ्रारेड कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डर का बटन दबाते हुए कहा, मेरा नाम गौरव तिवारी है। क्या यहां कोई है जो मुझसे बात करना चाहता है? कुछ देर तक सब कुछ एकदम शांत था। गौरव कमरे का मुआयना कर रहा था। तभी उसकी नजर कमरे में लगी एक आईने पर गई जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। उसने आईना अपने रुमाल से साफ किया। तभी लाइट्स फ्लक्चुएट होना शुरू हुई और उस आईने में उसे एक परछाई नजर आई। गौरव उस परछाई को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। आवाज इतनी तेज थी कि वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन जिस जगह अभी अभी उसे परछाई दिखी थी वहां अब कुछ भी नहीं था। दरवाजे पर लगातार थक हो रही थी। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पौधे पर पड़ी। उसने कुछ क्षण उस पौधे को गौर से देखा, जैसे कोई बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर दरवाजा खोल दिया। बाहर एक हवलदार खड़ा था। तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दी? हवलदार ने कड़क आवाज में कहा। चल निकल यहां से, बड़ा आया भूत भगाने वाला। साहब, बस 5 मिनट दे दीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि यहां सच में कोई है। लेकिन हवलदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे हॉस्टल से बाहर कर दिया। 2 दिन बाद भी उस परछाई का ख्याल गौरव के मन से नहीं निकला। उसने तय किया कि वह फिर हॉस्टल जाएगा। इस बार उसने वार्डन गणपत काका से बात की। काका, प्लीज इतना बताइए कि इस कमरे में जो घटना हुई है, क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है या ये पहली बार है? गणपत काका ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, पहली बार ही हुआ है। मैं यहां 20 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन इतने सालों में ऐसा हादसा कभी नहीं देखा। गौरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है काका, अब बस इतना बता दीजिए कि जिस लड़के पर हमला हुआ था वह अभी कहां है? गणपत काका ने उसे बताया कि वो लड़का अस्पताल में भर्ती है। यह सुनते ही गौरव बिना देर किए सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वो उस लड़के से मिलने गया। हेलो, मेरा नाम गौरव तिवारी है।
गौरव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बेड पर लेटे ईशान ने उसका हाथ थाम लिया। वो गौरव के बारे में पहले से पढ़ चुका था, एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिसने कई अजीब मामलों की सच्चाई सामने लाई थी। इसलिए उसके मन में हल्की सी उम्मीद भी जाग उठी। गौरव ने कुर्सी खींचकर ईशान के पास बैठते हुए कहा, ईशान, उस दिन तुम्हारे साथ जो हुआ था, मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। शायद तभी मैं इस रहस्य को सुलझा पाऊं। ईशान ने गहरी सांस ली और हकीकत बताना शुरू किया। भाई, मैं उस कमरे में पिछले 6 महीने से रह रहा हूं। कभी भी मुझे वहां कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। हम दोनों आराम से बात कर रहे थे, हंस रहे थे। तभी अचानक वो बार बार स्क्रीन की तरफ देखते हुए घबराने लगी। उसने मुझसे कहा, ईशान, तुम्हारे पीछे कोई है? मुझे लगा कि वो प्रैंक कर रही है, लेकिन तभी अच्छा हुआ कि उस दिन रोहिणी वीडियो कॉल पर थी, वरना मेरी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। ईशान की बात सुनकर गौरव कुछ क्षण सोच में पड़ गया। फिर उसने गंभीर स्वर में पूछा, उस घटना से पहले तुम कहां थे? क्या किया था? कहां गए थे? उस दिन से पहले की हर बात मुझे विस्तार से बताओ। ईशान ने याद करने की कोशिश की। नहीं, ऐसा कुछ खास या अजीब तो नहीं था, लेकिन हाँ, मैं और रोहिणी 2 दिन पहले ट्रैक पर गए थे। वहीं एक पहाड़ी पर हमें एक अजीब सा पौधा दिखा था। ईशान की आंखों के सामने वो दृश्य जैसे फिर से जीवित हो उठा। हवा में ठंडक थी, पहाड़ी पर धूप छन छन कर गिर रही थी। झाड़ियों के बीच एक छोटा सा पौधा था जिस पर बेहद खूबसूरत अनोखे आकार का फूल खिला था। ईशान, देखो वो पौधा कितना सुंदर फूल है। हाँ रोहिणी, सच में बहुत ही सुंदर है। चलो इसे साथ ले चलते हैं। ईशान ने आसपास देखा, कोई खास ध्यान देने वाला नहीं था। उसने मिट्टी समेत वो छोटा पौधा सावधानी से उखाड़ लिया। फिर ईशान ने जवाब दिया, मैं उसे हॉस्टल ले आया, एक गमले में लगाकर अपने कमरे में रख दिया, खिड़की के पास। गौरव की नजरें कुछ पल के लिए स्थिर हो गईं, जैसे किसी छुपी हुई कड़ी को उसने पकड़ लिया हो। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था, वो पौधा ही इस हादसे की जड़ था। गौरव अस्पताल से सीधे हॉस्टल पहुंचा। शाम ढल चुकी थी और पुराने हॉस्टल की गलियों में अजीब सी नमी और सन्नाटा पसरा था। उसने गणपत काका को पूरी बात बताई, ट्रैक, वो अनजाना पौधा और उसके बाद शुरू हुई घटनाएं। गणपत काका का चेहरा सुनते सुनते फीका पड़ गया। बेटा, मतलब यह सब उसी पौधे की वजह से हो रहा है? उन्होंने घबराकर पूछा। हाँ काका, गौरव ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे पूरा यकीन है उस पौधे में ही कुछ बंधा हुआ है, या कहो कुछ लाया गया है। दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही अंदर की हवा जैसे ठंडी और भारी लगने लगी। कमरे में वही गमला रखा था, खिड़की के पास। पौधे के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे, जबकि कमरे में हवा का कोई झोंका नहीं था। गौरव ने अपना बैग खोला, कुछ छोटे छोटे डिवाइस कमरे के अलग अलग कोनों में रखे और एक को पौधे के पास टिकाया। मशीन की स्क्रीन पर अनियमित तरंगे झिलमिलाने लगी। उसने धीरे से कहा, आप यहीं रहें, लेकिन कुछ भी हो घबराइएगा नहीं। गणपत काका ने सूखे गले से हां कहा। गौरव ने कमरे के बीच खड़े होकर गहरी आवाज में पूछा, क्या हम दोनों, यानी मैं और गणपत काका के अलावा यहां कोई और मौजूद है? एक पल, 2 पल, पूरा कमरा जैसे सांस रोककर खड़ा था। अचानक आईने के छटकने की भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। गौरव का ध्यान झटके से दीवार पर लगे आईने की तरफ गया। उसमें दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल चुकी थी, लेकिन उसी क्षण उसके बगल में खड़े गणपत काका ने एक घुटी हुई करहा निकाली। गौरव ने पलटकर देखा, एक काला गाढ़ा धुआं सा आकार हवा में घूमता हुआ सीधे गणपत काका के चेहरे की ओर झपटा और उनकी नाक मुंह से भीतर समा गया। काका, गौरव चिल्लाया। गणपत काका का शरीर अकड़ गया, उनकी गर्दन अजीब कोण पर पीछे झुकी और धीरे धीरे उनका चेहरा ऊपर उठा। जब उन्होंने आंखें खोली, उनकी पुतलियां निकलकर पूरी तरह काली हो चुकी थी, मोटी, गहरी, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। उनके होंठ फटे हुए अंदाज में हिले। आवाज उनकी थी, लेकिन स्वर किसी और का हुरतुरा भारी गूंजता हुआ, यह कमरा अब मेरा है। गौरव ने दांत भी लिए। छोड़ दो उन्हें, मैं कहता हूं छोड़ दो।
गणपति काका या उनके भीतर की वो सत्ता धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उनके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान फैल गई। उसी पल गौरव ने झटके से खिड़की के पास रखा गमला उठा लिया। रुको, उसने गरज कर कहा, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। गणपति काका का शरीर झटका खाकर रुक गया। उनकी काली आंखें पौधे पर टिक गईं और पहली बार उस अंधेरी उपस्थिति में डर झलक उठा। गौरव ने पौधे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया, जैसे अगले ही पल उसे चूर कर देगा। आखिरी बार कह रहा हूं, उन्हें छोड़ दो। अचानक गणपत काका का शरीर जोर से कांपा। उनके अंदर से वही काला धुआं झटके से बाहर निकला, एक लहर की तरह हवा में फैलता हुआ और पल भर में कमरे के अंधेरे कोनों में समा गया। गणपत काका की आंखों का काला रंग गायब हुआ। उनका शरीर ढीला पड़ा और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। गौरव झुककर उन्हें संभालने लगा। गौरव ने सावधानी से उस गमले को उठाया। गणपत काका अभी भी कमजोर थे, लेकिन होश में आ चुके थे। दोनों बिना समय गवाए गाड़ी में बैठे और सीधे उसी पहाड़ी इलाके की ओर निकल पड़े जहां से ईशान और रोहिणी वह पौधा लेकर आए थे। रास्ते भर गौरव चुप था। उसकी नजर बार बार पीछे रखे उस पौधे पर जा रही थी, जैसे वह अब भी किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। कुछ घंटों बाद वे उसी ट्रैकिंग वाली पहाड़ी पर पहुंचे। शाम ढल रही थी और पहाड़ों पर फैलती धुंध वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। गौरव धीरे धीरे उस दिशा में चला जहां ईशान ने बताया था कि पौधा मिला था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वह रुक गया। यही जगह है, उसने धीमे स्वर में कहा। जमीन पर हल्का सा धसा हुआ गोल निशान था, मानो किसी ने हाल ही में वहां से कुछ उखाड़ा हो। गौरव घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों से मिट्टी को समतल किया, फिर सावधानी से पौधे को उसी स्थान पर रोक दिया। उसने आसपास की मिट्टी दबाकर जड़ों को स्थिर किया, जैसे किसी चीज को वापस उसके कैद खाने में बंद कर रहा हो। लेकिन फिर उसकी नजर जमीन पर जमी धूल और सूखे पत्तों पर गई। उसने हाथ से वह परत हटाई और जैसे ही नीचे की मिट्टी साफ हुई, एक आकृति उभर आई। गोल घेरे के भीतर खींची गई रेखाएं, त्रिकोण, कुछ अजीब प्रतीक और बीच में जली हुई राख का दाग। गणपत काका सिहर उठे। ये क्या है बेटा? गौरव की आंखें गंभीर हो गई। तंत्र क्रिया। किसी ने इस जगह तंत्र क्रिया करके इस पौधे के साथ किसी प्रेत को बांधा था। जब ईशान ने इसे उखाड़ा तो बंधन टूट गया और वो उस पौधे के साथ ईशान के रूम में आ गया। इसे वापस उसी स्थान पर रोपना जरूरी था। तभी हवा का एक ठंडा झोंका आया। पौधे के पत्ते हल्के से हिले और फिर स्थिर हो गए। गौरव कुछ क्षण उस आकृति को देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अब ये यहीं रहेगा और जो भी इसमें बंधा है वो भी। उस दिन के बाद उस हॉस्टल के उस कमरे में फिर कभी कोई परछाई नहीं दिखी, न कोई अजीब आवाज, न कोई हमला, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो।